प्रभात प्यारे बच्चों। एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान खष्टम प्रश्न पत्र विषय कोड 168 में आज एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लेक्चर के साथ, एक नए वीडियो के साथ एक बार पुनः आपसे जुड़ने चल रहा हूँ। आज हम आपको पोमोलॉजी, ध्यान से हमारी बात को सुनेंगे। पोमोलॉजी के एक महत्वपूर्ण प्रकरण के साथ मैं अपनी बात को प्रारंभ कर रहा हूँ। पिछले लेक्चर में ओलेरीकल्चर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें आपसे की गई। आज हम आपको पोमोलॉजी का मतलब होता है फल विज्ञान। पोमोलॉजी का मतलब होता है फल विज्ञान। आइए सबसे पहले इस पोमोलॉजी के विषय में समझते हैं। यह पोमोलॉजी लैटिन एवं ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। लैटिन शब्द इसमें जो है वह है पोमम, POMUM। इस पोमम का मतलब होता है फल, और दूसरा आपका है लॉजी, LOGY, जिसका मतलब होता है टू स्टडी। माने अध्ययन करना, अध्ययन करना। अर्थात यह पोमोलॉजी शब्द दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक है लैटिन वर्ड इसमें है पोमम। पोमम का मतलब होता है फल, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, यानी कि फल का अध्ययन करना ही पोमोलॉजी कहलाता है। यह पोमोलॉजी हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम फलों का अध्ययन करते हैं। आइए इसके अगले टॉपिक पर हम लोग चर्चा करते हैं, बाग लगाने की विधियाँ। पोमोलॉजी के विषय में आप लोगों ने देखा, पोमोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है आपका लैटिन वर्ड, एक है आपका ग्रीक वर्ड। लैटिन वर्ड पोमम, पोमम का मतलब होता है फल, और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, यानी कि उसका अध्ययन करना। बाग लगाने की योजना, अगला हमारा इसमें टॉपिक है बाग लगाने की योजना। बाग लगाने की योजना। ध्यान से एकाग्रचित्त होकर बात को श्रवण करेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे और आत्मसात भी करेंगे। बाग लगाने की योजना, योजनाबद्ध तरीके से किए गए कार्य में सफलता की प्रायिकता 100% होती है। यदि हम किसी भी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करते हैं तो हमने कहा सफलता का प्रतिशत जो होता है वह अधिक होता है। एक कहावत है एग्रीकल्चर में कि एवरीथिंग एल्स कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर। हर चीज़ इंतज़ार कर सकती है लेकिन कृषि नहीं। तो एक सिस्टमेटिक ढंग से, व्यवस्थित ढंग से, क्रमबद्ध तरीके से बिंदुवार इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा प्रारंभ करने चल रहे हैं। हमने कहा बाग लगाने की योजना, तो फसलों की योजना यदि व्यवस्थित ढंग से बनाई जाए तो उसमें सफलता का प्रतिशत अधिक होता है। इसमें किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए, किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखकर हम बाग लगाने की योजना बनाते हैं। पहला इसमें है सॉइल। पहला आपका है भूमि, मृदा। यह एक अति महत्वपूर्ण कारक है फलोत्पादन में, फ्रूट के प्रोडक्शन में को प्रभावित करने में, उत्पादन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी? सॉइल। आपने पूर्व में पढ़ा है पिछले कक्षा में, यह
लैटिन भाषा के शब्द सोलम से मिलकर बना होता है। इस सोलम का मतलब होता है फ्लोर। पेडोलॉजी डाइफोलॉजी में आप कई बातों को पढ़ चुके हैं। तो यानी कि सॉयल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है फल के उत्पादन में। फलदार वृक्षों के लिए सबसे अच्छी मिट्टी की अगर चर्चा करें तो वह मिट्टी आपकी होती है लोम सॉयल, यानी कि दोमट मृदा, और जिसकी मिट्टी की अगर गहराई पर हम चर्चा करें तो 2 मीटर गहराई होनी चाहिए। यानी कि जो फलदार वृक्षों की जड़ों की गहराई होती है, लंबाई होती है, वह 2 मीटर तक मृदा में प्रवेश करते हैं। इसके अलावा अगर हम और चर्चा करें इसके पीएच मान पर, अगर 6.5 से 7.5 पीएच मान होता है। पीएच के विषय में आप लोग जानते हैं, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले पीएच स्केल की खोज की थी। पीएच या एसिड, एल्कलाइन और सलाइन को रिप्रेजेंट करता है। अम्लीयता को, क्षारीयता को, लवणीयता को प्रदर्शित करता है। और वृक्षों के लिए हमने कहा न्यूट्रल सॉइल होनी चाहिए। 6.5 से 7.5 पीएच मान यदि है तो वह अच्छा समझा जाता है। यानी कि फलदार वृक्षों के लिए जो फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए, अनुकूलतम दशा होना चाहिए, उसमें मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। इसके अलावा आपका लैंड, आपका ज़मीन, आपका मृदा यदि मुख्य सड़क के निकट हो, कहाँ हो? मुख्य सड़क के निकट हो अथवा बाजार के निकट हो। हमने कहा मेन रोड या मार्केट के समीप होना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब प्रोडक्शन हो जाता है, प्रोडक्शन के बाद जब उसको हम विक्रय करते हैं, बेचते हैं, यदि वह सुदूर होगा, कहीं दूर होगा, बाजार से दूर होगा, सड़क के निकट न होकर कहीं दूर होगा, ऐसी स्थिति में जो फल की गुणवत्ता है, जो फल की क्वालिटी है, उस क्वालिटी में गिरावट आ सकती है। जब हम ग्रेडिंग करते हैं उसका, तो उसमें उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है। दूसरा, पहला आपका रहा सॉयल, दूसरा आपका है क्लाइमेट। दूसरा इसमें है क्लाइमेट, जलवायु। पूर्व में इससे संबंधित 2 वीडियो प्रेषित किए जा चुके हैं। ट्रॉपिकल फलों के उत्पादन में इस कारक की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट। ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट पूरे अगर हम वृक्षों का वर्गीकरण करें या जलवायु का वर्गीकरण करें, वर्गीकरण करेंगे तो ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट पर हम लोग विस्तृत ढंग से चर्चा कर चुके हैं। जलवायु की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस जलवायु में चाहे टेम्परेचर की बात की जाए, चाहे टेम्परेचर के अलावा मॉइस्चर की बात की जाए, इत्यादि कारकों का प्रभाव क्लाइमेट पर पड़ता है। जलवायु भारत को अगर देखा जाए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तो भारत को कुल 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन, 15 एग्रो क्लाइमेटिकल, भारत को कुल 15 एग्रो क्लाइमेटिकल जोन में बांटा गया है। भारत को कुल 15 जलवायवीय क्षेत्रों में बांटा गया है।
अगर उत्तर प्रदेश की चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश को कुल 9 एग्रो क्लाइमेटिकल जोन में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश को कुल 9 एग्रो क्लाइमेटिकल जोन में, जबकि भारत को कुल 15 एग्रो क्लाइमेटिकल जोन में बांटा गया है। अगर हम इकोलॉजिकल जोन की बात करें तो भारत को कुल 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन में बांटा गया है। बात हमारी चल रही थी जलवायु पर। जलवायु की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिस पर हमने पूर्व में चर्चा इस पर विस्तृत ढंग से किया है। जलवायु हो, जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट के अंतर्गत कौन कौन से वृक्ष आते हैं, इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो अगला हमारा जो पॉइंट है सिंचाई की व्यवस्था, अगला हमारा जो पॉइंट है वह है तीसरा, योजना बनाते समय किस महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान रखना है। अगला है आपका इरिगेशन। इरिगेशन, इरिगेशन में आप जानते हैं यदि प्राकृतिक रूप से पौधे को पानी नहीं मिल रहा है, ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में हम कृत्रिम ढंग से पानी देने का कार्य करते हैं। यानी कि पौधों को कृत्रिम ढंग से पानी देने की क्रिया को सिंचाई कहा जाता है। सिंचाई की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। सिंचाई की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? सिंचाई की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। अगर हम चर्चा करें, बेर हुआ, खजूर हुआ, आंवला हुआ, बेर के बाद हमने कहा आंवला, इन फसलों के लिए, इन फलदार वृक्षों के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है, कम पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर हम चर्चा करें, केला हुआ आपका, बनाना हुआ, पपीता हुआ, इत्यादि के लिए अपेक्षाकृत अधिक पानी की आवश्यकता होनी चाहिए। यदि हमने अभी एक शब्द प्रयुक्त किया, एवरीथिंग एल्स कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर, हर चीज़ इंतज़ार कर सकती है लेकिन कृषि नहीं। व्हेन टू अप्लाई, 3 चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। कितने चीज़ों को? 3 चीज़ों को। सिंचाई करते समय हम 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखते हैं। वह महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं? इसमें आपका होगा पहला व्हेन टू अप्लाई, व्हेन टू अप्लाई। दूसरा आपका है हाउ मच, हाउ मच, हाउ मच टू अप्लाई। तीसरा इसमें है मेथड ऑफ इरिगेशन, मेथड ऑफ इरिगेशन। व्हेन, हाउ, मेथड, कब प्रयुक्त किया जाए, कितना प्रयुक्त किया जाए और किस विधि से प्रयुक्त किया जाए। या सिंचाई में 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कब, कितना और किस विधि से पानी का प्रयोग किया जाए। अधिकतर फलदार वृक्षों में जो हम सिंचाई करते हैं, इरिगेशन करते हैं, उसमें हमने आपको पूर्व में ही बताया थालहा विधि, थालहा विधि या अंगूठी विधि का प्रयोग करते हैं। थालहा विधि, आगे हम चर्चा इस पर करेंगे। थालहा विधि और अंगूठी विधि के माध्यम से ही हम सिंचाई का कार्य करते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट है वह है विद्युत व्यवस्था। अगला पॉइंट क्या है? चौथा आपका है विद्युत व्यवस्था। विद्युत व्यवस्था, प्यारे बच्चों, इसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तमाम प्रकार के ऐसे उपकरण हैं, तमाम प्रकार के ऐसे सिंचाई के संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, जिनके लिए बिजली की नितांत आवश्यकता होती है। अगर पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रिक नहीं मिल रहा है, विद्युत आपूर्ति बाधित हो रही है, ऐसी दशा में हमारी जो योजना है, हमारी योजना है क्या?
हमारी योजना है मिनिमम कास्ट पर मैक्सिमम प्रोडक्शन। हमने कहा मिनिमम कास्ट पर मैक्सिमम प्रोडक्शन, मिनिमम कास्ट पर मैक्सिमम प्रोडक्शन, कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन, यह हमारा ध्येय है, एम्स है, उद्देश्य है, लक्ष्य है। इसी की तरफ हम लोग अग्रसर होते हैं, इसी के लिए हम योजना बना रहे हैं। किस विधि से, किस ढंग से हम सबका समुचित सदुपयोग करें कि हमारा जो यह उद्देश्य है उस उद्देश्य में हम लोग सफल हो सकें। तो इसमें अगला था विद्युत व्यवस्था। अब इस विद्युत व्यवस्था के बाद दीवार व बाड़ लगाना, दीवार या बाड़ लगाना, दीवार या बाड़ लगाना। दीवार या बाड़ लगाने में हम कुछ ऐसे वृक्षों को चारों तरफ से आपका जो मुख्य वृक्ष है, मुख्य फलदार वृक्ष है, उसके चारों तरफ से, जैसे विलायती बबूल हो गया, उसके अलावा जंगली जलेबी हो गई, रतन जोत हो गया, करौंदा हो गया, इत्यादि के द्वारा हम उसमें हिज लगाने का कार्य करते हैं, बाड़ लगाने का कार्य करते हैं, जिससे चारों तरफ एक बाड़ लगा रहे और वह बाड़ जो अनेर पशु हैं अथवा अन्य जितने भी इस ढंग से नुकसान पहुंचाने वाले, हमारे मुख्य फल को नुकसान पहुंचाने वाले जो भी जीव जंतु मनुष्य इत्यादि होंगे, उनसे बचाया जा सकता है। ये रहा है आपका, हमने कहा दीवार व बाड़ लगाना, वायुरोधी वृक्ष लगाना। अगला है आपका हमको लग रहा है 7वां पॉइंट है, 7वां इसमें है वायुरोधी वृक्ष लगाना। वायुरोधी वृक्ष लगाना। प्यारे बच्चों, वायुरोधी वृक्ष जो होते हैं, कौन से वृक्ष? वायुरोधी जो वृक्ष होते हैं, इनको लगाने का उद्देश्य यह होता है गर्मी के समय में, जो गर्मी का समय होता है, गर्मी के समय में लू अधिक चलता है। क्या अधिक चलता है? लू अधिक चलता है। उत्तर पश्चिम दिशा में अत्यधिक हवाएं जो चलती हैं तेजी के साथ, यह हवाएं यह हमारी मुख्य फल को नुकसान पहुंचाने का कार्य करती हैं। ऐसी दशा में हम उस मुख्य फल को सुरक्षित रखने के लिए चारों तरफ न लगा करके उत्तर पश्चिम दिशा में तो कम से कम हमको लगाना ही है, जिससे जो गर्म हवाएं आ रही हैं उस गर्म हवा को वायुरोधी वृक्ष सहन कर सके। इसके लिए अगर हम चर्चा करें, शीशम के अलावा देसी आम इत्यादि का प्लांटेशन करने का कार्य करते हैं। ये रहा है आपका वायुरोधी वृक्ष। इसके अलावा कार्यालय का आवास, अगला जो हमारा पॉइंट है वह है कार्यालय का आवास। 8वां हमारा पॉइंट है कार्यालय का आवास। कार्यालय का आवास। कार्यालय के आवास में अगर चर्चा की जाए तो प्रवेश द्वार के ही निकट होना चाहिए कार्यालय, लेकिन जो वास स्थान है वह वास स्थान निकट मध्य में होना चाहिए। किसके मध्य में होना चाहिए? जो आपके द्वारा रेखांकन लेआउट बनाया गया है उस लेआउट के मध्य में होना चाहिए। तो कार्यालय का आवास या हम जहाँ पर निवास कर रहे हैं, रेखांकन लेआउट बनाते समय उसके मध्य में, जैसे वर्गाकार विधि से आप वृक्षारोपण का कार्य कर रहे हैं, प्लांटेशन कर रहे हैं,
आप जानते हैं आमने सामने की जब भुजा बराबर होती है वही वर्ग होता है। इसमें रो टू रो, प्लांट टू प्लांट का जो डिस्टेंस होता है, दूरी होता है, वह बराबर होता है। जैसे ये आपका है, इसमें रो से रो की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी मान लीजिए 10 मीटर है, इसमें भी 10 मीटर। तो यानी कि सबसे लोकप्रिय, सबसे सस्ती, सबसे प्रचलित एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज, कृषि क्रियाएं इसमें वर्गाकार विधि में सुगमता पूर्वक आसानी के साथ की जा सकती है। इस तरीके से ये हमारा अगला पॉइंट रहा। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है सिंचाई की विधि। अगला हमारा जो पॉइंट है वह है सिंचाई की विधि। आइए इस बिंदु पर अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। सिंचाई की विधि, ये 9वां पॉइंट है सिंचाई की विधि। सिंचाई की विधि, सिंचाई की विधि, मेथड ऑफ इरिगेशन। अभी पूर्व में हमने कहा व्हेन टू अप्लाई, हाउ मच टू अप्लाई, अब मेथड ऑफ इरिगेशन। यही आपका मेथड ऑफ इरिगेशन जो है, इसी पर किस विधि से फलदार वृक्षों की सिंचाई करनी है, इसमें हमने कहा आप थाल्हा विधि, या इसी का सुधरा रूप है अंगूठी विधि के माध्यम से हम फलदार वृक्षों की सिंचाई करते हैं। तो यह आपका रहा मेथड ऑफ इरिगेशन। इस विधि में पौधा के चारों तरफ हम थाल्हा बना देते हैं, और अंगूठी विधि में आप देखेंगे एक दूसरे से जुड़ा रहता है, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। आप बिल्कुल व्यथित न हो, परेशान न हो। सिंचाई की विधि हो गया। उसके बाद आपका है कंपोस्ट के गड्ढे। इस पर हम अगले दिन चर्चा करेंगे। टॉपिक लंबा हो रहा है, प्रयास किया गया कि इस टॉपिक को समाप्त किया जाए, लेकिन कुछ बातें इसमें अभी अधूरी रह गई हैं, लेकिन उसको अगले लेक्चर में क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित ढंग से बिंदुवार पूरा किया जाएगा। इसमें जो पूर्व में आपसे बातें की गई हैं, जो बातें आपको समझ में ना आए, भैया बेहिचक आप कमेंट के माध्यम से, फ़ोन कॉल के माध्यम से आप अवगत कराते रहें, और आप अपने हिस्से का कार्य करें। विद्यालय परिवार लगातार अपने हिस्से का कार्य कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।